नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच की क्लास 11th केमिस्ट्री शाम के 5 बजे। और ये हमारी जो भैया केमिस्ट्री है ना, इसमें चैप्टर नंबर 5 ऊष्मा गति की एंथैल्पी के प्रकार आज टॉपिक चलेगा। तो सभी शेर बच्चों को जय हिंद। शुरुआत कर लेते हैं भैया आज का काम। और देखो आज करना क्या है, एंथैल्पी के प्रकार। एंथैल्पी का यहां पर मतलब क्या होता है, कौन बच्चा मुझे बताएगा कमेंट करके। एंथैल्पी का मतलब क्या है, कल बताया था मैंने। एंथैल्पी की परिभाषा भी लिखवाई थी, उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल भी कराए थे। अब एंथैल्पी के प्रकार यानी कि एंथैल्पी जो ऊष्मा जो बन जाती हैं, जो ऊर्जाएं ऊष्मा बन जाती हैं, उनके हम प्रकार करेंगे अलग अलग अभिक्रियाओं पर। जो नाम होगा उसी का ही काम होगा। तो जल्दी से मुझे बता दो। ओके ओके जी, वन शॉट भी लॉन्च कर देंगे, दूसरा तीसरा चौथे चैप्टर ये 3 बच्चे हैं, उससे पहले हम इसकी एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे। टेंशन मत लो, एक साथ ही मैं निपटा दूंगा, मामला खत्म, खटाई। ठीक है, पेपर सर पर, वन शॉट एक बार में ही क्लियर जी। ओके ओके ओके, तो कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। एंथैल्पी क्या होती है, आकाश सिंह बोल रहे हैं ऊर्जा होती है। ओके, बिल्कुल बड़े आराम से अभिषेक। पिछली बार तो अगस्त में शुरू किया था मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना, अगस्त सितंबर, तब जाकर खत्म कर दिया। अब तो इस बार मैंने पहले से शुरू कर दिया, है ना जी। तो बच्चे कह रहे हैं ऊष्मा का ऊर्जा में परिवर्तन, तो यानी कि वो ऊर्जा जो ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि बहुत बच्चों ने कहानी देखी है। ओके जी, बिल्कुल सरकार। ओके, और टेस्ट वेस्ट जो आपके स्कूल में हो रहे हैं बताते रहो। नंबर 10 में से चाहे 5 ही आ रहे हो, 6 आ रहे हो, 7 आ रहे हो, सब स्कूल वाले जो टेस्ट हो रहे हैं, अर्धवार्षिक हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, नंबर बताते रहो मुझे, है ना। उसी हिसाब से फिर आपकी पढ़ाई में एडिशनल चीजें लगाते रहें। ओके जी, ओके सरकार, बहुत बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। चलिए, तो एंथैल्पी के प्रकार पर हम आते हैं। एंथैल्पी का प्रकार यानी कि एंथैल्पी एक प्रकार की ऊष्मा होती है, ये तो बात बोली थी मैंने, ऊर्जा जो ऊष्मा में बदल जाए। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास कौन कौन सी ऊष्मा सामने नजर आ रही है, ये हम जरूर देखेंगे। कौन कौन सी ऊष्मा सामने नजर आ रही है, जो नाम इसके देखना, एंथैल्पी से पहले जो नाम है उसी को ही करने में जो ऊष्मा लगती है या निकलती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक लिखा है, क्या मैंने यहां पर एक लिखा है दहन एंथैल्पी। कौन बच्चा मुझे बताएगा दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब क्या होता है। ओके, 20 में से 19 आए हैं, भावना की ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बता दो बहुत कम बता दो, जितने आए हैं। राजीव कह रहे हैं 10 में से 10 हैं, आदित्य बोल रहे हैं 85% आया है। ओके, कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। 20 में से 18 नंबर आए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर 50% प्लस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल रहा है तो आप एवरेज हो, 70% प्लस देखने को मिल रहा है तो आप बेहतरीन चल रहे हो, 90% प्लस मिल रहा है तो शानदार। ओके, दहन का मतलब होता है जलना, आग लगाना। ओके जी सरकार, ओके ओके ओके, ठीक। तो यहां पर दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलना, और एंथैल्पी का मतलब होता है ऊष्मा। या तो जलने के लिए ऊष्मा ली जा रही है या जलने के बाद ऊष्मा निकल रही है। तो दहन एंथैल्पी का मतलब ही है किसी को पूरी तरीके से जलाने में जो ऊष्मा लगे, या फिर कोई पूरी तरीके से जलने के बाद ऊष्मा निकाल दे। मान लो ये आपके पास एक रिमोट है, इस रिमोट को जलाने के लिए या तो पूरी ऊष्मा लगा रहे हैं, मान लो 10 यूनिट ऊष्मा लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, दहन एंथैल्पी बोलेंगे। अगर या फिर ऐसे भी हो सकता है ये पूरी जल जाए और पूरे जलने के बाद इसमें से कितनी गर्माहट ऊष्मा निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, दहन एंथैल्पी बोलेंगे। तो दहन एंथैल्पी में दोनों तरीके की बात है। कौन कौन सी तरीके की बात है, या तो जलाते वक्त ऊष्मा दो,
या फिर पूरी तरीके से जलाने के बाद ऊष्मा निकलती हुई नजर आए। या तो ऊष्मा आएगी या ऊष्मा जाएगी, इसके अलावा दोनों कोई रास्ता नहीं है। तो दहन एंथैल्पी का सीधा सीधा मतलब है एक मोल यौगिक को पूर्ण रूप से जलाने पर, यौगिक का मतलब कोई भी तंत्र को पूर्ण रूप से जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को क्या कहते हैं भैया? दहन एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा, एंथैल्पी का संकेत क्या बताया था मैंने? डेल्टा एच। एंथैल्पी का जो परिवर्तन है डेल्टा एच, ये भी बात क्लियर है। अच्छा, तो अगर दहन एंथैल्पी होगी तो मैं यहां पर क्या दिखाऊंगा? दहन एंथैल्पी होगी तो मैं दिखाऊंगा डेल्टा एच और नीचे लिख दूंगा दहन, डेल्टा एच दहन, डेल्टा एच दहन। जो नाम है वो नाम आप लिख सकते हो, या तो किसी को पूर्ण रूप से जलाने पर आई हुई ऊष्मा या जाई हुई ऊष्मा, उसी को ही हम दहन कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे कि उत्पादन, उदासीन, ये सब यही होंगे। हां जी, यही होंगे, यही होंगे। योगेश बेटा, आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी यहां से? ठीक जी, आगे बढ़ेंगे जी। उत्पादन एंथैल्पी, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब होता है बनना, किसी चीज का बनना, उत्पादन एंथैल्पी। ठीक, अच्छा, ओके जी सरकार। और प्यारे बच्चों, 12 तारीख यानी कि 12 सितंबर को 2:30 पर मेरी वीडियो आएगी एक टाइम टेबल से रिलेट करते हुए। बच्चा इस टाइम अगर पढ़ना शुरू कर रहा है, किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देता है, कोई सब्जेक्ट 100 में से 100 आते हैं, तो कोई कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है, सारी बात मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा, हर एक बच्चे को लिंक करूंगा। तो 2:30 पर मैं आपसे इतनी उम्मीद रखूंगा जरूर कि सभी बच्चे आकर उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी इसमें बहुत बेहतरीन होगी। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है आपके दिमाग में, सोच के बताओ, कि बच्चे सोचते हैं कि मैं सर 3 घंटे पढ़ता हूं फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं। जो मेरे साथ का जो दोस्त है वो टॉपर है, मैं पूछता हूं ऐसा क्यों, तो कहता है वो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा हमने, पता नहीं कब पढ़ता है, नंबर पूरे आते हैं। यानी वो पढ़ किस समय रहा है, जो टॉपर है वो किस टाइम पढ़ता है, कितना घंटा देता है, उसको पता है। सब बच्चों का दिमाग एक जैसा होने के बाद भी नंबर में 10, 15, 20 नंबर का अंतर हो जाता है। कोई टॉपर का टॉपर रह जाता है, वो चलता चला जाता है। किसी का दिमाग अच्छा होने के बाद भी उतने नंबर नहीं ला पाते। उसके ऊपर मैं एक पूरा रिसर्च करके एक वीडियो लेकर आ रहा हूं 12 सितंबर को 2:30 पर, तो सुन लेना ध्यान से, बेहतरीन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना एक बार मुझे। चलो, उत्पादन एंथैल्पी, उत्पादन एंथैल्पी का मतलब है किसी को बनाने में, किसी को बनाने में। ठीक, ओके जी। तो यहां पर करेंगे एक मोल यौगिक, एक मोल यौगिक को बनाने में अवशोषित जो भी नाम है वही काम में ऊष्मा लगा दो। अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, इसका संकेत क्या होगा? इसका संकेत क्या होगा? बड़ा आसान है, डेल्टा एच उत्पादन, या फिर एफ लिखा होगा उत्पादन, उत्पादन। लो जी, कहानी हुई क्लियर जी? नहीं बेटा, ऐप पर नहीं, वो वाला यूट्यूब पर रहेगा, वो सब बच्चों को लिंक करके बताना है मुझे। उदासीनीकरण ऊष्मा, अच्छा ये क्या है? 10वीं क्लास में आपने एक
समीकरण पढ़ी होगी, एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, उदासीनीकरण। बताओ कौन सी अभिक्रिया है वो? ठीक ठीक। सिलेबस कहाँ बहुत ज्यादा बाकी है? कौन से चैप्टर पे चल रहे हैं आप खुद सोचो। 9 चैप्टर हैं, जब कहोगे खत्म करा देंगे। पीछे का तो 2 चैप्टर ही लल्लुआ से हैं। सबसे बड़े चैप्टर पे तो हम चल ही रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर। चलो, उदासीनीकरण एंथैल्पी। अम्ल और क्षार को मिलाकर उदासीन करने में जितनी ऊष्मा निकलती है उसको उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि अम्ल व क्षार को उदासीन करने में, अम्ल व क्षार को उदासीन करने में आवश्यक ऊष्मा जो आई है या गई है, या करने में प्रयोग हुई ऊष्मा। अच्छा, वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा वाष्पन का मतलब क्या होता है? कहीं भी उदासीनीकरण आ जाए आप समझ जाना अम्ल और क्षार की बात हो रही है। अम्ल और क्षार कैसे? जैसे HCl के साथ NaOH मिलाकर पानी बना देना। अब उसमें आवश्यक ऊष्मा कोई सी भी हो सकती है, आती हुई या जाती हुई। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा H उदासीनीकरण। डेल्टा H उदासीनीकरण, जो भी नाम है उससे आगे डेल्टा H लगा दो। मानक होगा तो डेल्टा लगाएंगे नॉट के साथ। जी, आवाज बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। नेटवर्क की वजह से आपके क्षेत्र में गड़बड़ हो रही होती है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है। राजू मौर्य कह रहे हैं ओके, चैप्टर अभी स्कूल में खत्म नहीं हुए हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर यहां तो एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं, और अच्छा है। ठीक है, लो। पानी का बनना उदासीनीकरण होता है अम्ल और क्षार को इकट्ठा मिला देने से। ठीक है, चलो। कोई मुझे बता सकता है नमक कैसे बनता है? NaCl बनाने के लिए किस किस को मिलाना पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात है, ईशा कुमारी सही आंसर दिए हैं। ओके, एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है कंप्लीट, अकेला, पूरा का पूरा एक। ठीक है, ठीक है जी। आ जाओ, वाष्पन एंथैल्पी। वाष्पन का मतलब क्या होता है? वाष्पन का मतलब होता है किसी को गर्म करके भाप बना के उड़ा देना। ओके जी, देखो आज क्या हुआ, मेरठ में मीटअप हुआ, और मेरठ में मीटअप में टीम गई, RW टीम, और RW टीम गई तो वहां से कुछ बच्चों ने अपना प्यार भेजा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी बच्चे गिफ्ट वगैरह देने लग जाए, ना 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 ना। बच्चे ने अपने दिल से गिफ्ट दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा ठीक है भेज दो, तो टीचर्स वो लेकर आ गए। ठीक है, और वो लाते लाते भीड़ में थोड़ा सा ये फट भी गया, तो मैं ये आपको दिखा देता हूं आपके सामने। देखो ये एक बच्ची ने दिया था। ओके, तो ये गिफ्ट दिया एक बच्ची ने, तो देखते हैं इसमें। मैं कहा आपके सामने इसको एक बार ओपन कर दें, बच्चों के गिफ्ट बच्चों के सामने ही। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम डिजिटली ही सिर्फ आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे ऑफलाइन बेसिस पे भी जुड़े हुए हैं। हम जाते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे कितना दिल से जुड़े हैं। बात इस गिफ्ट की नहीं है, बात बस उसकी है, दिल से मिलने की। अब यहां पर देखते हैं, ये मुझसे फट नहीं रहा पर फिर भी मैं कोशिश कर लूंगा। चलिए, तो ये चाहता था मैं अकेले भी ओपन कर लेता, पर ये सामने आया तो मैं कहा चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक।
जी आयुष बेटा, कोई बात नहीं, गुस्सा तो देखो एक होता ही है, जो टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं वो गुस्सा होती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों पे तो होंगे ही। चलिए अब जरा देख लेते हैं। ओके ओके ओके, तो इसमें ये हमने ओपन किया, कहाँ से ओपन होगा ये यहाँ से ओपन होगा। ओके, ये पेज है, पत्र, और ये इसके अंदर भी गिफ्ट है? चलो ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, ये पत्र देखेंगे बाद में। और ये तो मुझे कुछ बेहतरीन सा लग रहा है, कुछ बेहतरीन सा मतलब हमारे कोई शुरुआत जिनसे हम करते हैं। और ये तो सही में गैस लगा सकते हो क्या है? हैं जी। ओके ओके ओके, ज़्यादा ही सुरक्षित तरीके से दिया है हमें। हाँ, देना भी चाहिए सुरक्षित तरीके से, यानी कि क्योंकि भैया इनके लिए तो पूरी पृथ्वी, और ये हमारे हैं, तो श्री गणेशाय नमः। और बहुत सुंदर गिफ्ट है बच्चे का। तो देखिए ये तो है ही हमसे कहीं 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 कहीं, इनकी तो कोटि ही नहीं है, हमारे हम तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और बच्चे का बस प्रेम है, तो ये तो स्टूडियो में लगाएंगे, स्टूडियो में लगा देना इनको उसी जगह पर ही। और ये एक बच्चे ने ये दूसरा गिफ्ट दिया है मीटअप पे। देखिए गिफ्ट लेना हमारे लिए बहुत दुख वाली बात होती है, पर बच्चा बहुत बहुत जिद्द से, सर लेना ही पड़ेगा गिफ्ट, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से। अब लेकर आए हैं तो वापस मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मैं यहीं रख कर जा रहा हूं, फिर इसलिए हमें रिसीव करना पड़ा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अब जरा ये देख लेते हैं, ये भी अच्छा, इसकी टेप हटा दिए हैं। तो इसमें लिखा है रोहित सर एंड अविनाश सर। तो रोहित सर तो इसमें यहाँ आए नहीं, तो मैंने ही खोल लिया, है ना, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये चार्जिंग जैसा है कुछ। ओके, लो जी, ये है, हाँ ये फोटो है, ये देखिए। तो बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मतलब फोटो अलग निकाला है, इसको लगाया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, तो ये भी स्टूडियो में लगाना है, ठीक है, स्टूडियो में लगाकर वीडियो बना देना जरूर, बच्चों तक ये बात पहुंचे जिस बच्चे ने गिफ्ट दिया है। तो मैं एक बात कहूँगा कि ये जितने भी जैसे गिफ्ट हो वगैरह हैं, ये सिर्फ एक एक प्यार जताने का तरीका है ना? ठीक, नहीं कोई बात नहीं, हम गए, हम बच्चों से मिलते रहते हैं, हम मेरठ में मिले, हम प्रतापगढ़ में मिले, मिलते रहते हैं। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि देखो जो बहुत महंगा कोई गिफ्ट वगैरह नहीं, कोई पेन है कुछ इस तरीके का है तो प्यार से दे सकते हो, मुझे नहीं लेना है ना मुझे मांगना है। बट बच्चा ज्यादा ही जिद करने लगा, तो मेरठ गए थे टीम, तो बच्चा वहीं ले आया कि सर ये लेना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो ये बात थी, ठीक है। तो मैंने कहा आपको दिखा दें एक बार, बच्चे की बातें तो बच्चे ही तो जानेंगे, ठीक है। ओके जी सरकार, ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। वाष्पन एंथैल्पी क्या होती है? तो वाष्पन का मतलब होता है कि किसी द्रव का किस में बदल जाना? भाप में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना। अगर आप किसी को पूरी तरीके से वाष्प में बदल दोगे तो उसके अंदर कोई ऊष्मा आई या उसके अंदर से ऊष्मा चली गई, वो क्या हो जाएगी? वाष्पन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? वाष्पन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब यहां देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा? किसी एक मोल यौगिक को, एक मोल यौगिक के, एक मोल का मतलब एक पूरा का पूरा हिस्सा, एक मोल यौगिक के वाष्पन में, एक मोल यौगिक के वाष्पन में, वाष्पन में, ठीक है, वाष्पन में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एच करके, और यहां पर वाष्पन लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एच करके यहां पर वाष्पन लिख सकते हैं,
वाष्पन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। एक मोल का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पूरा NaCl दे रखा है, तो NaCl ये अकेला यहां पर एक लिख रखा है, तो ये पूरा एक मोल माना जाता है, पूरा एक। ठीक है नीलेश कुमार, पूरा एक मोल का मतलब संपूर्ण एक। अगर मैं यहां पर 2 बार लिखूंगा तो 2 NaCl 2 मोल हो जाएगा, है ना। अब समझ में आया, एक का मतलब होता है पूरा संपूर्ण। ठीक है जी। और इस बात को समझना प्यारे बच्चे, साइंस पढ़ रहे हो, आप जो लिखते हो उसको समझ में आना चाहिए। और अब पेपर पैटर्न 2023 से वैसा नहीं है। अब जितना पूछा जा रहा है आंसर, आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बंध विदलन एंथैल्पी। बंध विदलन का मतलब क्या होता है? बंध विदलन का मतलब होता है बंध को तोड़ देना, किसी बंध को तोड़ देना, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देना। अगर बंध तोड़ने पे जो ऊष्मा निकलती है, मान लो किसी इंसान को तोड़ दिया तो आत्मा निकल जाएगी। इंसान के अंदर कोई आत्मा है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, इंसान को तोड़ दो पट्टे से आत्मा निकल जाएगी। तो इसका मतलब है इंसान विदलन, इंसान को ही तोड़ दिया। तो बंध विदलन, विदलन का मतलब तोड़ दिया, तो जितनी ऊष्मा निकल गई या उसके अंदर जितनी ऊष्मा तोड़ने में लगी, उसको हम बंध विदलन एंथैल्पी कहेंगे। तो यहां पर सीधी सीधी बात क्या है, बंध को तोड़ने में, बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा, बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा, लो बिल्कुल सिंपल सा काम है, बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा। अच्छा, अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिक्रिया एंथैल्पी का मतलब होता है किसी पूर्ण अभिक्रिया को करने में, बस जो नाम है उसी को ही करने में एंथैल्पी जो लगती है। ठीक, अभिक्रिया एंथैल्पी यानी कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने में, किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने में, किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने में अवशोषित या निष्कासित, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा की मात्रा, निष्कासित ऊष्मा क्या होती है? अभिक्रिया एंथैल्पी होती है, अभिक्रिया एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब जरा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक, ओके, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जल्दी से बताना। मैंने भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का सोचा, ध्यान से देखना। सी मैं लेकर आया कोयला, मैंने ली ऑक्सीजन गैस, मैंने इसमें आग लगा दी, ये क्या बन गया? CO2 बन गया। इसके साथ क्या निकल गई? ऊष्मा निकल गई। इसके साथ क्या निकल गई? ऊष्मा निकल गई। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि आपने किसको जलाया? कार्बन को जलाया। तो कार्बन को जलाते वक्त क्या गैस बनी? CO2 गैस बनी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो CO2 को बनाते वक्त कितनी ऊष्मा निकल रही है। ध्यान से सुनना, CO2 को बनाते वक्त कितनी ऊष्मा निकल रही है। या फिर ये कह सकते हो कार्बन को जलाने के बाद कितनी ऊष्मा निकल रही है। दोनों बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि CO2 को बनाते वक्त कितनी ऊष्मा निकल रही है, या फिर कार्बन को जलाते वक्त कितनी ऊष्मा निकल रही है। तो ये ध्यान देना है जी। सारी चीजें गूगल पे हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, रासायनिक ऊष्मागतिकी थोड़ी सी अलग होती है ना, और ऊष्मागतिकी अलग होती है। दो तरीके की ऊष्मागतिकी की बात होती है ना। एक रासायनिक बलगतिकी अलग होती है, ऊष्मागतिकी अलग होती है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? मैं इसको कहूंगा कार्बन की दहन ऊष्मा, कार्बन की दहन ऊष्मा, ये रही। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, या फिर CO2
की उत्पादन ऊष्मा, CO2 को बनाने में कितनी ऊष्मा निकली, CO2 की उत्पादन ऊष्मा भी मैं इसको कह सकता हूं। तो ये जो ऊष्मा जितनी भी निकल कर आएगी ये आपकी डेल्टा H के बराबर लिखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट ध्यान रखना इस बात का, नोट करके ध्यान से, बहुत आराम से। यदि यदि कोई यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H बराबर प्लस लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अवशोषित का मतलब आ रही है तो। सर ये साइन किसका है बीच में, ये इसका मतलब होता है जलाना, गरम करना, आग लगाना, गरम। यदि ऊष्मा अवशोषित होती है यानी कि आ रही है तो हम डेल्टा H बराबर क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ एक बार और बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि ऊष्मा निष्कासित होती है या निकलती है, यदि ऊष्मा निष्कासित होती है तो डेल्टा H बराबर क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है। और डेल्टा H माइनस लिखा जाता है तो ऊष्मा निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो उदाहरण दिख रहा है, ये पहला वाला उदाहरण, इसका जरा मुझे बताओगे कि ये ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है। कौन बच्चा बताएगा मुझे। ओके शिवम कुमार, बेहतर बेटा। और देखो, विरोध हर एक चीज का होता है, विरोध सब चीज का होता है। आप बेहतरीन पढ़ोगे कहीं से तो उसका भी विरोध होगा, अच्छा काम करोगे उसका भी विरोध होगा। शहंशाह राजा वही होता है जो विरोध का सामना करके आगे बढ़े। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, समाज की दृष्टि के लिए वो अच्छा है, आपके लिए वो अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हो, तो कोई भी आ जाए विरोध में, उसका विरोध कर दो। कोई का मतलब कोई। आप अपने जीवन को अच्छा कर रहे हो तो विरोध आने वाले को भैया साइड कर दो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये वाली जो अभिक्रिया है, इसमें आप देख रहे हो पूरी अभिक्रिया हो गई और बाद में ऊष्मा मिली। बाद में ऊष्मा निकलेगी तो यहां पर आती तो ऊष्मा आती, यहां से ऊष्मा निकलती है, इस तरफ जो भी चीज आती है वो निकलती है। तो अगर ये निकल गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे जी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही है। ये रही कहानी, समझ में आई। ओके जी, चलो अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जल्दी से आप बताना कि ये कौन सा वाला हो सकता है। चलो मैं एक चीज लिख रहा हूं, रिवीजन मैं दे रहा हूं, रिवीजन टेस्ट ले रहा हूं, 2 लाइन लिखकर देखते हैं किसी बच्चे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अम्ल व क्षार के या की मात्रा को पूर्ण रूप से उदासीन करने में, पूर्ण रूप से उदासीन करने में जो ऊष्मा लगती है उसको क्या कहते हैं। जो ऊष्मा प्रयोग होती है या प्रयुक्त होती है, जो ऊष्मा प्रयुक्त होती है
होती है उसे कौन सी एंथैल्पी कहते हैं? एंथैल्पी, उसे एंथैल्पी कहते हैं। कौन सी एंथैल्पी कहते हैं, ये जल्दी से नाम बता दो। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। हाँ, 12 तारीख की 2:30 वाली क्लास जरूर देख लेना वीडियो, मार्क्स वगैरह सब इंप्रूव हो जाएंगे। बताओ कौन सा नाम देंगे यहां पर एंथैल्पी, बता दो जल्दी से। उसको कहेंगे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। अच्छा, ये बात। चलो जी, नंबर दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरा चेक करते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा A प्लस बी प्लस, यहां पर लिखा 100 जूल, 100 जूल प्रति मोल ऊष्मा, और आगे बना C प्लस डी, C प्लस डी। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी? आराम से बताना। और ये भी बताओ कि डेल्टा H प्लस में लिखूंगा या डेल्टा H माइनस में लिखूंगा। ये सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहिए। अभिक्रिया बताओ जी, ये अभिक्रिया ध्यान से देखो, गलत मत बताना। चाहे आप 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, ठीक, 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट गलत मत बताना। ओके जी। और आप खुद बता सकते हो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको कितना फायदा मिल रहा है। पहले क्या केमिस्ट्री थी, अब क्या केमिस्ट्री है, खुद बताओ, सोच के बताओ। 10% इंप्रूवमेंट है, 5% इंप्रूवमेंट है, 50% इंप्रूवमेंट है। पहले केमिस्ट्री का लेवल क्या था, अब केमिस्ट्री का लेवल क्या है, ये खुद बताओ। क्या आपका लेवल अभी भी उन बच्चों की तरह ही है जो बच्चे यहां से नहीं पढ़ रहे हैं? जाहिर सी बात है लेवल बढ़ा होगा, चाहे 20% बढ़ा होगा, अचानक से तो कुछ नहीं होता। ये तो सब सब सीधी सीधी बात है। ओके, ये मुझे जरूर बताना कितना परसेंट केमिस्ट्री का लेवल बढ़ गया, क्योंकि मैं तो अपना सब्जेक्ट अपने ही पूछूंगा, बाकी सारे टीचर्स अपने अपने काम पे लगे हुए हैं दम लगाकर। तो देखो, मैंने देखा कि ये जो ऊष्मा है 100 जूल पर मोल, ये तो पहले ही आ गई। अच्छा, मतलब निकल नहीं रही है, ये आ गई है। अच्छा, मतलब आ गई है, आ गई का मतलब अवशोषण हो रहा है। अवशोषण देखो, शोषण आ गया ना, अवशोषण आ गया। छेपी का मतलब छेप दिया जा। तो इसमें ये कौन सी वाली है, ये ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा छेपी नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसका जो डेल्टा H होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा? जो इसका डेल्टा H है ये प्लस होगा या माइनस होगा? बिल्कुल पहले से ज्यादा है आपका, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जब लेवल बढ़ रहा है, जब चीजें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन हो रहा है, आप चीजें समझ पा रहे हो, तो 100% तो देखो अभी टाइम लगेगा। 12 क्लास तक आते आते आप बोर्ड की तैयारी करोगे, 11 क्लास में आपने किस बेसिक से पढ़ा, कहां पर आप आए हो, तो टाइम लगता है। तो यहां पर डेल्टा H बराबर क्या होगा भैया, प्लस होगा। अगर ये होता तो माइनस होता। ठीक है, कहानी समझ में आई जी। अब हम एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो जरा देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को समझने में है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को समझने में है कुछ नहीं। ये डेल्टा H दे रखे हैं, नॉट का मतलब क्या होता है, अगर डेल्टा H के ऊपर नॉट लिखा हो तो समझ जाना मानक बोला जा रहा है इसको। मानक का मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया हो रही है। इनसे कोई लेना देना खास हमारा है नहीं, हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, CH3OH के लिए मानक उत्पादन एंथैल्पी की गणना करें।
यानी कि इस अल्कोहल को बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी लगेगी। और ये 3 डेटा दे रखा है। डेटा नंबर 1 ये देखो, ये इस CH3OH को भैया जला दिया, CO2 बन गया, इतनी माइनस इतनी ऊष्मा निकल गई किलो जूल में। दूसरा डेटा दे रखा है कार्बन को जला दिया CO2, इतनी ऊष्मा निकल गई। तीसरा दे रखा है हाइड्रोजन को जला दिया, क्या बन गया, हाइड्रोजन को जला दिया क्या बन गया, H2O बन गया। इसमें कितनी ऊष्मा निकल गई, इतनी ऊष्मा निकल गई। यानी कि 3 दे रखी है और इससे आपको पूछ रहा है CH3OH को बनाते वक्त कितना डेल्टा H आएगा। अब ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखना, 5 से 6 मिनट इसमें लगाएंगे, बट देख लेना इस टाइप का आपको NCERT में भी मिलेगा क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूं, फर्जी क्वेश्चन नहीं है, NCERT में क्वेश्चन मिलेगा। हर एक तरीके के पैटर्न को समझ लो। अच्छा यहां देखना, 3 दे रखी है, उसके सामने ऊष्मा दे रखी है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखो बड़ा आसान है। CH3OH को बनाने के लिए क्या क्या लगा, कार्बन लगा, हाइड्रोजन लगा, ऑक्सीजन लगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है इसको बनाना। तो देखो कैसे बनाएंगे, कार्बन, फिर लगेगा हाइड्रोजन, फिर लगेगा ऑक्सीजन, 3 चीज लगेंगी, फिर लगेगा क्या, ऑक्सीजन, और इससे क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। बताओ मैं यहां तक ठीक हूं, मैं यहां तक ठीक हूं। बिहार आएंगे, टेंशन का ले रहे हो जी। अब बताओ CH3OH को बनाने में कितना ऊष्मा लगेगा या कितनी ऊष्मा निकलेगी हमें नहीं पता, लेकिन मैंने CH3OH को बनाने के लिए पहले कार्बन लिया क्योंकि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है तो मैंने H2 लिया, इसमें ऑक्सीजन है तो मैंने O2 लिया। अब आप अपनी तीसरी आंख खोलो और इसको बैलेंस करके बताओ क्या क्या बैलेंस करेंगे। अभी इन पे ध्यान मत दो, अभी इसको बना रहे थे ना CH3OH, इसको बैलेंस करके बताओ, इसको बैलेंस करो। 3 कहां से आया, कौन सा वाला 3, ये CH3OH दे रखा है ना, CH3OH, इसको बनाने के लिए कितनी ऊष्मा निकलेगी, बता दो जल्दी से। समझ में काहे नहीं आ रहा, CH3OH को बनाने के लिए, तो CH3OH बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, सेम टू सेम है। अब इसको बैलेंस करो, बराबर बराबर करो, हाइड्रोजन बराबर करो, ऑक्सीजन बराबर करो, सारी चीजें बराबर करो। देखते हैं, सारी चीजें बराबर करते हैं। ओके, हाँ मुझे पता थी यही बात बोलोगे हर एक कोई। इस पर अभी गौर ही मत दो, ये समझो है ही नहीं, ये जितने भी डेटा दे रखा है ये है ही नहीं। आपको क्या बनाना है, CH3OH बनाना है, उत्पादन का मतलब बनाना होता है, तो CH3OH लिख दिया। CH3OH में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो तो लेकर आने पड़ेंगे ना। कार्बन अकेला ऐसे होता है, हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। अकेला थोड़ी ना लिख दोगे इसको, H2O2 ही तो लिखोगे। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन अकेला कहां से लाओगे, पूरी मार्केट घूम लेना अगर ऑक्सीजन अकेला मिल जाए तो। ठीक है, ओके, ठीक है दीपांशु, लो अब देखते हैं। कार्बन अकेला है, यहां भी कार्बन अकेला है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, तो यहां पर अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। बात क्लियर है, ओके ठीक। अब यहां पर देखोगे ऑक्सीजन अकेला है, ये रहा अकेला ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो अगर मैं 1/2 कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से इन तीनों अभिक्रियाओं को ऐसे बना दो, इस तरीके से, इस तरीके से।
अगर इन तीनों अभिक्रियाओं को काट कूट के सिर्फ ये आप लेकर आ गए तो इसका आंसर आ जाएगा। काट कूटने का मतलब देखना कैसे, कितने आराम से देखो, एक एक तरीके से चलेंगे। CH3OH किस तरफ है? दाईं तरफ। इसमें देखो CH3OH किस तरफ है? बाईं तरफ। इतना अंतर है। CH3OH किस तरफ है? दाईं तरफ। ये रहा दाईं तरफ। इसमें CH3OH किस तरफ है? बाईं तरफ। ओके जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखो समझना क्या है, चलो अभी इसको रोको, ये मुझे बताओ। C6H6 बनाना है, लो बताओ कैसे बनाऊंगा? उसको छोड़ो, इसको अब मत देखो, अभी इस क्वेश्चन को देखो ही मत। कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहा है, इसको देखो ही मत अभी। इसको बताओ C6H6 बनाना है, क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे इतना बता दो बस। ठीक है, फोकस करिए। अगर ये समझ में गए तो एनसीईआरटी के सीधा 3 क्वेश्चन गए, कहानी उड़ेड़ दोगे। तो आप बताओ, यह बेंजीन C6H6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करो, क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लूं? मेरे ख्याल से ऑक्सीजन तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कहोगे? सर ऑक्सीजन ही नहीं है। फिर क्या लेना पड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन ही तो लेना पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं लिखते, ध्यान रखना। हाइड्रोजन समीकरण में अकेला नहीं होता, हाइड्रोजन समीकरण में अकेला नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन कैसा वाला लेना पड़ेगा? H2 लेना पड़ेगा। यही बात सही है। अब बताओ इसको बैलेंस कैसे करोगे? कार्बन यहां पर कितने हैं? 6। यहां पर कार्बन है अकेला, तो इसके आगे मैं लगा दूं 6। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहां पर है सिर्फ 2, तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6। आई बात समझ में? बताओ जी, आ गई बात समझ में? बिल्कुल आएगी। अच्छा, दूसरा बताना, ये उत्पादन हो रहा है इसका, उत्पादन। चलो जी, अब मुझे बताना, मैंने लिया दूसरा वाला, मैंने लिया यहां पर CH3, वही पहला वाला ले रहा हूं, CH3OH। अब बताओ इसको बनाने के लिए मुझे कौन कौन से जोड़ने पड़ेंगे? इतना बता दो बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, ना कोई बहुत जल्दी बिना समझाए कोर्स खत्म करके भागना है। इसको बता दो CH3OH, वो वाला क्वेश्चन हम कल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज इसको समझ लो। इसको बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे? इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा ये बता दो। तो बच्चे कहेंगे बड़ा आसान है, देखो जी, कार्बन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन लेना पड़ेगा, समझ गए। हाइड्रोजन अकेला नहीं होता, H2 के रूप में होता, तो H2 लेना पड़ेगा, H2 लेना पड़ेगा, समझ गए। और क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी, O2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, एक एक करके चलो। यहां पर कार्बन कितना है? अकेला है। यहां कार्बन भी अकेला है। यहां पर हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही हैं, तो 2 से गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाता है। अब यहां देखो ऑक्सीजन कितना? अकेला है। यहां ऑक्सीजन 2 है, तो अगर मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन भी अकेला हो जाएगा। ठीक है, H6 क्यों नहीं लिया है? आपकी हाइड्रोजन गैस H6 होती है या H2 होती है, मुझे इतना बताओ पहले। मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस लेनी होती है। ये तो छोटा छोटा बच्चा बता देगा कि ऑक्सीजन गैस क्या होगा, O2 होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, H2 होगी। मैंने 1/2 ले लिया है क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2 से 2 काटने के लिए 2 का आधा कितना होता है, 1 ही तो होता है। ठीक है जी। सर जी आप चीजों को डिटेल में नहीं करते, रटवाते ज्यादा हो। नहीं नहीं, गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये डिटेल में नहीं करवा रहा क्या? अगर इसको मुझे रटवाना होता तो मैं सीधा बोल देता कार्बन हाइड्रोजन लगा दो, CH3OH लगा दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो डिटेलिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, वो बेसिक पे फर्क पड़ता है। मुझसे ज्यादा डिटेलिंग कोई करवा के दिखा दे, डिटेलिंग ज्यादा लिखवाने से नहीं होती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मुझे रटना पड़ रहा है, मैं इसको रटवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि CH3OH यहां पर है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा इसमें से। देखो, कार्बन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो कार्बन लेना पड़ा, हाइड्रोजन अकेला नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है, और ऑक्सीजन क्या होगा, O2 लिखा होगा। ठीक जी, ओके ओके जी। अब इस बात का ध्यान रखना, हमारे वातावरण में, हमारी जगहों पर जो हाइड्रोजन है ये सिंगल नहीं लिखा जाता, इसकी जगह पर H2 हाइड्रोजन गैस लिखी जाती है। ऑक्सीजन सिंगल नहीं लिखा जाता, इसकी जगह पर O2 गैस लिखी जाती है। कार्बन सिंगल ही लिखा जाता है, इसलिए कार्बन कार्बन होता है। नाइट्रोजन सिंगल नहीं लिखा जाता, नाइट्रोजन की जगह पर N2 गैस लिखी जाती है। इसी वजह से आपको समीकरण में ऐसा दिख रहा है। ओके, समझ गए? चलो मैं एक और देता हूं, उसकी उत्पादन के लिए कैसे काम करना पड़ेगा आप बताना। दे दूं? बताओ, दे दूं जी? बिल्कुल सही बात है। अगर मुझ जैसे PhD लेवल वाले बंदे से कोई चीज अगर एक्सप्लेन्ड नहीं हुई तो आपके क्षेत्र में भी किसी से नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, उस चीज के लिए टेंशन मत लो। केमिस्ट्री लगती ही ऐसी है कि रट्टा सा लग रहा है, पर लेकिन आप इसके पॉइंट को अगर नहीं समझ पा रहे तो बेसिक कमजोर है प्यारे बच्चे, बेसिक कंप्लीट करो। और बेसिक सीरीज में लेकर आता हूं, आती नहीं है शनिवार को, मैं तो हर शनिवार को बेसिक सीरीज लेकर आता हूं कि पढ़ लो, ये देख लो, ये मैं बेसिक ला रहा हूं, है ना? तो गलत इल्जाम नहीं बेटा, गलत इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब ये बताना, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मैंने लिखा C2H5OH, ये वाला C2H5OH। मान लो अगर इस वाले उसमें क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा, उसको मैं कैसे कनेक्ट करूं बताओ। फिर से देखो, कार्बन है मेरे पास, लेकिन यहां पर C2 है, लेकिन मुझे कार्बन अकेला लिखना है, बाद में इसको मैं बैलेंस करूंगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ। बता दो जल्दी से। सिलेबस के हिसाब से तो चलेंगे कुशवाहा किंग बेटा, जब सिलेबस में ही नहीं होगा तो कैसे काम करोगे बताओ। मैं सिलेबस के अलावा मैं कुछ भी लिखाने लग जाऊं, मैं इतनी मोटी किताब बना दूं चैप्टर की, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा परिषद आकर मुझसे कहें ये देखो सिलेबस में तुम्हारे ये था नहीं था, काहे कराए। जब सिलेबस में ही काट के रख देंगे तो इतने सारे सूत्र का करोगे क्या बताओ, कुछ करोगे? पहले टीचर सिलेबस देखते ही नहीं है कि सिलेबस में क्या चीजें रेक्टिफिकेशन होगी, सारा सूत्र दिया है, टेंशन मत लो। ठीक है जी। अब जरा देख लो, यह है क्या, कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है H2 प्लस ऑक्सीजन क्या है O2। ठीक है, अब जरा देखो, कार्बन कितना है 2, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 5 और 1 6, लेकिन यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है तो यहां पर मैंने 3 कर दिया। अब बताना O2 के आगे मैं कितना लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए, O2 के आगे में कितना कर दूं ये बैलेंस हो जाए। देखो सभी का आंसर आ गया, यानी कि 1/2 मुझे करना पड़ेगा, 1/2 मुझे करना पड़ेगा, 1/2 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। तो आज तो हमने ये किया है,
कल हम ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे इसी पैटर्न पर ही। जो आपको नहीं समझ में आया ना, देखो कल मैं इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों की बातों का थोड़ा सा मैं जवाब भी दे दूं। देखो पहले बात, हम जो भी क्लास पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी क्लास पढ़ाते हैं, जैसे क्लास 11th आपकी है, वो प्यारे बच्चे सिलेबस के आधार पर होती है। किसके आधार पर? सिलेबस के आधार पर, ठीक। जितना सिलेबस होगा हम उसी लेवल को ही पढ़ाते हैं। अगर आप आईआईटी की तैयारी करने की सोच रहे हो, जेई वगैरह, आप सोच रहे हो कि मैं आगे नीट की तैयारी करूंगा, आप सोच रहे हो कि मुझे पूरी की पूरी एनसीईआरटी फिनिश करनी है, तो एक बात ध्यान देना, जो आपके बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आपके कोई सा भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, वो क्लास 11th का सिलेबस लॉन्च करता है, ना कि इनका सिलेबस लॉन्च करता है। इनका सिलेबस अलग से ही लॉन्च होता है। एनसीईआरटी में मैं आपको हर एक चैप्टर से 30% क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा जो इसके सिलेबस में मैच ही नहीं करते हैं। और क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं सिलेबस देखे बिना ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराना शुरू कर देते हैं। वो टॉपिक है भी नहीं, फिर भी चल रहा है। तो इसका सिलेबस आपकी क्लास 11th नहीं बनाती, इसका सिलेबस आपकी क्लास 11th नहीं बनाती, इसका जो सेक्शन है वो 11th क्लास के सिलेबस में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो आप कुछ बच्चे कैसे कह सकते हैं कि मैंने फॉर्मूले छुड़वाए हैं? और अगर आप बेसिक सीरीज देखो और या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखो या वन शॉट देखो, सारी की सारी चीजें कंप्लीट होती हुई नजर आती हैं। और खुद अंदाजा लगा लो, अगर मान लो मैं नहीं मानता यूपी बोर्ड की, मैं मान लो कोई भी टीचर यूपी बोर्ड की नहीं मान रहा, वो तो कुछ भी उठा कर दे दे, मैं उठा कर दे दूं, आप कितने भी वैसे तरीके से पढ़ लो, कितने भी वैसे तरीके से पढ़ लो, ब्रह्मा जी से पढ़ लो, ब्रह्मा जी कहेंगे जी मैं क्लास 11 का सिलेबस निचोड़ कर दे दिया हूं, फिर मैं क्या करूंगा, मैं आईआईटी जेई का एक क्वेश्चन उठा कर दे दूंगा, लो केमिस्ट्री पढ़े हो, करके दिखाना जरा, फिर कहोगे यार ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसका सिलेबस का मैच ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि सिलेबस के आधार पर करो। और अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो वो बेसिक कैलकुलेशन, वो उसकी दिक्कत है। फॉर्मूले तो मैंने सारे ही A to Z कराए हैं, ठीक है। कहानी क्लियर है? अब बच्चे कहेंगे सर फैजान रूल भी करा दो। भैया फैजान लिखा ही नहीं है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझ पर नहीं आता है तो ऐसा कतई मत सोचना, ठीक है। मैं एक जगह पॉइंट सिलेबस को पहले मैं देखता हूं कि 2025 के लिए सिलेबस दिया क्या है, तो उस सिलेबस के आधार पर मैं बताता हूं, ठीक है। बात समझ रहे हो जी? तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो, इनकी तैयारी के बाद आप सोच रहे हो कि मैं 11th सिलेबस को बहुत डीप पढ़ लूंगा, पढ़ लोगे, लेकिन इनकी तैयारी के लिए डीप अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको 60% से लेकर 70% तक रेडी करेंगे, 30% ये आपको अलग से ही पढ़ना पड़ता है और इनकी तैयारी अलग से होती है। अगर ये पहले सोच के चल रहे हो, सोचो एनडीए की आपको तैयारी करनी है, पढ़ लोगे सारा सब कुछ आएगा, बेसिक नहीं पता एनडीए ही नहीं निकलेगा। तो ये चीजें ध्यान से देखो, ठीक है, समझे? ओके चलिए, और इसके आगे अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, लेकिन इन चीजों को डायरेक्ट बोलने से अच्छा आप एक बार बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से अगर बोल देते हो आपने ये छुड़वा दिया, डीप नहीं पढ़ा रहे हो, मुझसे ज्यादा डीप भैया नहीं पढ़ा पाएगा कोई। बात समझ रहे हैं? अब चाहे इसको घमंड कहो चाहे कुछ भी कहो। चलिए मिलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।